जी, आज का जो टॉपिक है ये है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। फ्लूवियल का वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड फ्लव से डिराइव किया जाता है और फ्लव जो है वो रिवर को कहा जाता है। इसको हम लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर भी कहा जाता है और इसको लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर का नाम भी देते हैं। सो ये तीन टर्म्स हैं, चाहे ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के नाम से आए, चाहे ये लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर या लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। सो इस टॉपिक के आपको तीन नाम मिलेंगे। ओके, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है इन द सेंस के इट रिक्वायर्स मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहली बात तो इसमें वाटर साइकिल की आती है और वाटर साइकिल जो है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो पानी है वो पहले सी साइड से इवेपोरेट होता है और इवेपोरेशन के बाद यानी कि वो जब वेपराइज हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में आएगा, फिर उसके बाद उसका कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के बाद फिर प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है विच रेफर्स टू रेनफॉल or the snowfall. Then this water actually follows the gradient. जी उमर, क्वेश्चन है कोई? सर सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। नहीं अभी नहीं है सर। So precipitation is either in solid form जो कि snowfall की सूरत में होती है या फिर rainfall की सूरत में liquid water जो है वो fall करता है and then it follows the gradient or the slope कि ये जो है वो drain होके आएगा back to the sea और इस process को हम run off का process कहते हैं। इसमें से कुछ पानी जो है वो इन्फिल्ट्रेट करता है, अंडरग्राउंड जाता है और अंडरग्राउंड ही ट्रैवल करके वो सीज तक जो है एक्सेस ले लेता है। सो अंडरग्राउंड वाटर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। सो आज का जो टॉपिक है वो सरफेस के ऊपर रनिंग वाटर का टॉपिक है और ये जो प्रोसेस है रन ऑफ का, दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ड्रेनेज, दैट वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड बैक टू द सी। और इसमें ये चीज़ है कि जो रिवर है उसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ flow of water in a confined channel. It will have two banks and those banks will confine that flow of water जिसको हम river का नाम देते हैं। So water cycle के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो प्रोफाइल ऑफ रिवर है। इसमें हम दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वन इज़ द सोर्स ऑफ द रिवर और सोर्सेज ऑफ रिवर जो है वो वेरी कर सकते हैं इन नेचर। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुछ रिवर्स आपको नज़र आएंगे जो किसी लेक से ओरिजिनेट होते हो। जैसे आप नाइल रिवर को देखते हैं, लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट करता है। अगर आप इंडस रिवर को देखते हैं तो वो तिब्बत में मानसरोवर लेक है, वहाँ से ओरिजिनेट करता है। मिसिसिपी मिजूरी रिवर जो है वो एक मार्शी एरिया से ओरिजिनेट करते हैं और कुछ रिवर्स जो है वो ग्लेशिएटेड या ग्लेशियर्स जहाँ पे मेल्ट हो रहे होते हैं वहाँ से ओरिजिनेट करते हुए नज़र आते हैं। इंग्लैंड में जो टेम्स रिवर है जो लंदन के करीब से गुजरता है, वो उसके बारे में उसके सोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो एक स्प्रिंग या एक चश्मे से ओरिजिनेट होता है। दो के सारे का सारा पानी जो रिवर में है वो एक ही सोर्स से नहीं आ रहा होता, दे आर मल्टीपल
ट्रिब्यूटरीज कंट्रीब्यूटिंग टू इट। जैसे हम पंजाब में देखते हैं कि जो इंडस रिवर की ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है उसमें 5 दरिया तो पंजाब के ही हैं, और पोटवार की तरफ से कोरंग रिवर और स्वान रिवर भी उसमें ऐड होते हैं। वेस्टर्न साइड पे अगर और नॉर्दर्न साइड से अगर देखें तो हुंजा और गिरगित रिवर और चित्राल और उसके बाद फिर काबुल सवात, ये सारे रिवर्स भी जो है वो ट्रिब्यूटरीज का काम करते हैं, मींस दे कंट्रीब्यूट इन द वाटर ऑफ द इंडस रिवर। उसके बाद ये रिवर जो है, अब जैसे आपको प्रोफाइल नज़र आ रही है कि ये पहले इनिशियली हाईलैंड से इनिशिएट होते हैं, देन दे एंटर इनटू अ प्लेन एरिया, फ्लैटर एरिया, और यहाँ पे इनकी स्पीड्स रिलेटिवली कम हो जाती हैं, और उसके बाद बिल्कुल ही फ्लैट लैंड पे आके दे टर्मिनेट इनटू द सी, और जब इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है इनटू द सी, उसको माउथ ऑफ रिवर का नाम दिया जाता है। Okay, the course of the river is actually divided into 3 phases or 3 parts. इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक स्टीप किस्म की स्लोप है जो पहाड़ी इलाकों को रिप्रेजेंट करती है, माउंटेनस एरियाज को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे आपको रिवर की विड्थ कम मिलेगी और डेप्थ ज़्यादा मिलेगी। उसकी वजह ये है कि रिवर जो है वो डाउनवर्ड इरोजन यानी रिवर बेड की इरोजन ज़्यादा करता है, और रिवर बैंक्स की तरफ जो है वो एज सच उतना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट नहीं होता पानी के फ्लो का। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्टिकल इरोजन इज इम्पॉर्टेंट, hydraulic action is carried out, abrasion and attrition are dominant processes, ये processes भी explain होंगे। traction and saltation at high flow, ये basically transportation के processes हैं, ये भी अभी discuss करते हैं। लेकिन जो materials carry हो रहे होते हैं, जो load इसके साथ आ रहा होता है वो size में large होता है, मतलब boulders होंगे, pebbles होंगे, which can be forced by the speed of the river, कि जो river की speed ज़्यादा है तो वो बड़ी easily उनको भी अपने साथ ट्रैवल करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। यहाँ पे जो वैली की फॉर्मेशन होती है उसको वी शेप वैली कहा जाता है, यानी कि डीप वैली होगी एंड इट विल बी अ नैरो वैली। व्हेन रिवर्स एंटर्स इनटू द प्लेन एरिया और फ्लैटर एरिया, तो यहाँ पे आके रिवर की स्पीड रिलेटिवली कम हो जाती है, उसके जो प्रेशर्स हैं वो साइड्स पे ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाते हैं, किनारों की इरोजन, किनारों का ब्रेक डाउन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इरोजन ऑफ द बेड। Vertical erosion is decreasing in importance and lateral erosion and deposition is taking place. यहाँ पे ये जो आपको 3 phases नजर आएंगे, इसमें पहले फेज को अपर वैली या अपर कोर्स ऑफ रिवर कहा जाता है, इसको माउंटेन स्टेज भी कहते हैं, इसको यूथ स्टेज भी कहते हैं। लेकिन मिडल रीचेस में इसी को हम वैली स्टेज का नाम देते हैं, मिडल कोर्स का नाम देते हैं, या हम इसको मेच्योरिटी का नाम देते हैं कि रिवर इज एक्चुअली कैरिंग आउट बोथ ऑफ द प्रोसेसेस। It is eroding the materials as well as depositing the materials. Lower reaches में आप देख रहे हैं lower course में कि बहुत ही flat area के ऊपर river आ चुका है, और इतना flat है कि उसका जो flow है वो बहुत sluggish हो जाता है, बहुत slow हो जाता है। So यहाँ पे जो channel है वो बहुत ज़्यादा wide होगा, and it may be tidal कि यहाँ पे जो tides आए sea side से वो इसको cover करते हो। Deposition is more important than erosion. सो यहाँ पे हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब कोर्स वाइज अपर कोर्स में सिर्फ इरोजन का प्रोसेस है, मिडिल कोर्स में इरोजन और डेपोजिशन दोनों अकर करेंगी, और लोअर रीचेस या जिसको हम डेल्टा स्टेज कहते हैं या इसको ओल्ड एज का नाम दिया जाता है, यहाँ पे रिवर जो है वो सिर्फ डेपोजिशनल फीचर्स फॉर्म करता है और डेपोजिशन का प्रोसेस अकर करता है। सो इरोजन बाय रिवर में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उसमें पहला प्रोसेस हाइड्रोलिक एक्शन कहलाता है। हाइड्रोलिक का रेफरेंस जो है वो लिक्विड्स के प्रेशर के साथ एसोसिएटेड है। सो रिवर जो है वो उसके पानी का जो फ्लो की अपनी फोर्स है उससे जो वो रॉक्स को डिसलॉज करेगा, उनको उनके जॉइंट्स को लूज करेगा और उनको ब्रेक करवाएगा। डायरेक्टली अगर पानी का एक्शन जो है वो उसके ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है रॉक्स के ऊपर और उन्हें डिसलॉज और डिसलोकेट करवा रहा है, इस प्रोसेस को हाइड्रोलिक एक्शन कहा जाता है। जब ये लूज मटेरियल्स जो है वो रिवर के साथ फ्लो का हिस्सा बन जाते हैं तो वो सॉलिड मटेरियल जो है वो रिवर बेड के साथ और रिवर बैंक्स के साथ रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन को फेस करते हैं। इस प्रोसेस को अब्रेजन कहा जाता है। अब्रेसिव मटेरियल्स वही होते हैं जो चीज़ों को रगड़ने के इस्तेमाल हो, तो इसको अब्रेजन या कोरेजन की टर्म यूज़ होती है। और अब्रेजन के प्रोसेस में जो सॉलिड
fragments of rocks or sediments जो हैं, when they are dragged along the river bed, they damage the river bed and the rocks in it, और इसको हम abrasion का process कहते हैं. इसके अलावा रिवर केमिकली भी काम करता है, जिसको हम सोल्यूशन या करोजन कहते हैं, और इसमें जो सॉल्युबल रॉक्स उसके कोर्स पे आएंगी, जैसे कल हमने नेट स्ट्रीम डिसिपेरिंग स्ट्रीम जो है वो देखा था टॉपिक, तो उसमें यही था कि लाइमस्टोन वगैरह या कोई और सॉल्युबल रॉक्स अगर रिवर के कोर्स में आती हैं तो रिवर उनको डिसॉल्व करके जो है वो रिमूव करना शुरू कर देता है, इरोड करना शुरू कर देता है. चौथा प्रोसेस जो है उसको एट्रिशन कहा जाता है, और एट्रिशन में जो मूविंग पार्टिकल्स हैं व्हेन दे आर रोलिंग अलोंग द रिवर बेड दे आर बीइंग worn out, उनके एजेस वगैरह जो स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे, दे वुड गेट पॉलिश्ड, और वो राउंडेड से स्फेरिकल पेबल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे विद वेरी स्मूथ सरफेसेस. सो जब वियर एंड टियर मूविंग मटेरियल्स की होती है, यानी ऐसी वियर एंड टियर जो कि उन पार्टिकल्स की हो जो कि मूवमेंट के दौरान आपस में टकरा रहे हैं और डैमेज हो रहे हैं और डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को एट्रिशन का नाम दिया जाता है. ओके, इसी तरह से प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें ट्रैक्शन, सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सोल्यूशन है. ये रिवर की फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है कि रॉक साइज कौन सा उसके साथ ट्रैवल कर रहा है. तो ट्रैक्शन बेसिकली उस मूवमेंट को कहा जाता है कि जिसमें जो पेबल्स हैं और जो बोल्डर्स हैं या इवन ग्रेवल है, दैट विल स्टार्ट रोलिंग अलोंग द रिवर बेड, बट इट विल नॉट बाउंस फ्रॉम इट. ये बाउंस नहीं करेगी, ये कंटिन्यूसली travel करेगी along the river bed and it will actually remain in contact throughout its movement, कि वो river bed के साथ contact में रहे. Saltation में ये है कि relatively finer particles हैं, they are in jumping mode, they would rise up and then sink back or they will strike the river bed. So ये bouncing mode जो है movement का, इसको saltation कहा जाता है. वेरी फाइन पार्टिकल्स जो कि सेटल डाउन नहीं होते मूविंग वाटर में, दे कैरी ऑन मूविंग बाय सस्पेंशन मोड, ये ऊपर ऊपर तैरते हुए ट्रैवल करते हैं. और सोल्यूशन बेसिकली एक इनविजिबल टाइप का प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि जो सॉल्ट्स डिसॉल्व हो चुके हैं रिवर वाटर के अंदर, दे विल फॉलो द सेम कोर्स एंड रीच द सी. तो समंदरों में जो नमक की मिकदार बढ़ती है वो आमतौर पर रिवर्स के थ्रू कैरी किए हुए सॉल्ट्स ही होते हैं जो कि सी तक अप्रोच कर जाते हैं और उसको सॉल्टिश बनाते हैं. ठीक है जी, अब यहाँ पे आते हैं जी अपर कोर्स. अपर कोर्स ऑफ रिवर हमने उसको कहा था कि जो माउंटेनस एरिया से रिवर क्रॉस कर रहा है और वहाँ पे स्लोप ज़्यादा स्टीप है, ग्रेडियंट ज़्यादा स्टीप है, जिसकी वजह से रिवर की स्पीड ज़्यादा होगी. एज सच रिवर के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर कम होती है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि जो फोर्स है, जो ग्रेडियंट है, जो एंगल ऑफ स्लोप है, वो इसकी स्पीड को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इरोजनल फोर्स जो है वो बढ़ जाती है कि रिवर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो चट्टानों को काट रहा होता है और डिसइंटीग्रेट करवा रहा होता है. इससे रिलेटेड ये तीन वेरिएंट्स जो पहले हैं, वी शेप वैली, गॉर्ज और कैनियन, ये तो एक ही फीचर के डिफरेंट शेप्स को रेफर किया जाता है, लेकिन उसके बाद रैपिड्स, वाटरफॉल, पॉट होल्स, इंटरलॉकिंग स्पर्स और एलुवियल फैंस जो हैं, दे आर एसोसिएटेड विद अपर कोर्स ऑफ द रिवर. सो यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है, एक वी शेप प्रोफाइल नज़र आ रही है, सराउंडिंग माउंटेन्स हैं विद दैट हैव अ स्लोप टुवर्ड्स दिस वैली, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी बारिशें होंगी वो इन स्लोप से पानी फ्लो करके इसी रिवर की तरफ आएगा. सो रिवर के अंदर आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो यही होगा कि दिस रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज़ कटिंग द बेड ऑफ इट. उसके बेड की ज़्यादा कटिंग होती हुई नज़र आएगी. उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो ट्रैक्शन वाला लोड है, यानी ऐसे पेबल्स वगैरह जो रिवर बेड के अलॉन्ग जो है रोलिंग करते हुए जा रहे हैं, वो रिवर बेड को डैमेज करते जाते हैं, उसको ज़्यादा एस्केवेट करते जाते हैं. जो साइडों की स्लोप्स हैं वो पानी को सेंटर की तरफ ही डायरेक्ट करके रखती हैं, जिसकी वजह से जो कटिंग होगी वो वी शेप या वी प्रोफाइल में होगी. सो इसको हम वी शेप वैली कहते हैं. तो इसमें डायरेक्शन ऑफ रिवर इरोजन जो है वो डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स द बेड है. किनारे वो जो ज़्यादा कट नहीं रहे, जो किनारे हैं वहाँ से
बेसिकली जो सराउंडिंग स्लोप्स हैं माउंटेन्स की, these slopes are actually directing the flow of water to the center. So सेंटर के अंदर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट आपको रिवर के एक्शन का नज़र आता है. सो इसको हम हेडवर्ड इरोजन भी कहते हैं और इसको हम वर्टिकल अब्रेजन का नाम या वर्टिकल इरोजन का नाम भी देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द गॉर्ज. गॉर्ज कल भी डिस्कस हुई थी, उसकी जनरल डेफिनेशन थी नैरो स्टीप साइडेड वैली. यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वैली वॉल्स आर वेरी स्टीप. ठीक है, ये आपको एक वैली वॉल इधर नज़र आ रही है, एक वैली वॉल यहाँ पे नज़र आ रही है, और इस ब्रिज की लेंथ से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि जो विड्थ ऑफ द वैली है वो कितनी है, और डेप्थ आप इसे रेफर कर सकते हैं कि गहराई ज़्यादा है एज कंपेयर टू द विड्थ. तो इस नैरो वैली को गॉर्ज कहा जाएगा. और आमतौर पे गॉर्जेस जो है वो सॉफ्ट रॉक के एरियाज में फॉर्म हो जाती हैं जहाँ पे इजीली इरोजन हो रही हो, और वर्टिकल इरोजन जो है वो लेटरल इरोजन से ज़्यादा अकर कर रही हो. तो उस सूरत में नैरो वी की प्रोफाइल बनेगी which will be very steep sided and very narrow V. It will have lesser width as compared to the depth element. Depth जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आ रही है इसमें as compared to the width. तो इसको हम कहते हैं गॉर्ज. गॉर्ज के बाद आ जाती है कैनियन. कैनियन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इरोजन है वो स्टेप्स में हुई है. इट कुड बी बिकॉज ऑफ द रॉक मैटर जो कि डिफर कर सकती हैं, लेयर्स डिफर कर सकती हैं, कहीं पे हार्ड रॉक्स हों, कहीं पे सॉफ्ट रॉक्स हों, तो उनका रेट ऑफ अब्रेजन और रेट ऑफ इरोजन जो है वो डिफर करेगा. तो दैट कैन फॉर्म द स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स. और दूसरा पॉसिबल वे जो है वो ये है कि दिस इज एसोसिएटेड विद एरिड रीजन्स. वहाँ पे रिवर्स जो है वो उनका फ्लो जो है वो परसिस्टेंट नहीं होता, पेरेनियल नहीं होता, थ्रू आउट द ईयर नहीं होता. सो सीजनल फ्लडिंग के साथ जो है वो कभी ज़्यादा कटिंग हो जाती है, और कभी जब रिवर जो है वो कम फ्लो कर रहा होता है तो उस वक्त जो है वो एक लिमिटेड से एरिया के अंदर नैरो पोर्शन के अंदर वो कटिंग कर रहा होता है जिससे स्टेप्स की फॉर्मेशन हो सकती है. सो कैनियंस जो हैं वो ज़्यादातर आपको एरिड रीजन्स में मिलेंगी, एंड दैट इज़ द स्टेप बाय स्टेप कटिंग. So it is different from the V-shaped valley in the sense it is something like having this type of structure, V-shape in general, but having multiple terraces or steps. तो इसको हम कैनियन का नाम देते हैं. ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर हम V-shaped वैली की बात करें तो V-shape इस तरह की प्रोफाइल है, और अगर हम गॉर्ज की बात करें तो गॉर्ज बहुत ही नैरो और डीप प्रोफाइल वाली वैली को कहा जाता है. सो इसके अगर हम फोटोग्राफ्स के बाद डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें तो उसमें आपको ये स्टेप बाय स्टेप कटिंग नजर आएगी, लेकिन उसमें वो मेंशन कर रहा है कि इसमें सॉफ्टर शेल के पोर्शंस भी हैं और इसमें सैंडस्टोन के पोर्शंस भी हैं. तो रॉक स्ट्रैटा अगर डिफर कर रहा है, रॉक लेयर्स अगर डिफर कर रही हैं, तो उनके डिफरेंट रेट्स ऑफ इरोजन की वजह से भी स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, और ऐसे फीचर को कैनियन का नाम दिया जाता है. कैनियन के बाद अब ये सारे पहले 3 फीचर्स थे जो कि वैली के हवाले से थे. अब रैपिड्स की बात आती है. रैपिड्स जो है वो बेसिकली रिवर बेड में अगर हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स वेरी कर रही हो तो उस सूरत में ये पॉसिबिलिटी है कि सपोज ये एक रिवर बेड है और उसके अंदर कहीं पे हार्ड रॉक्स के बैंड्स मौजूद हैं और कहीं पे सॉफ्ट रॉक्स के बैंड्स मौजूद हैं. सो हार्ड रॉक्स जो हैं वो रेजिस्टेंट होंगी, वो इरोजन कम होगी, उनकी डैमेज कम होगी, लेकिन जहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स होंगी वहाँ पे जो है वो डाउनवर्ड बेंड्स बनना शुरू हो जाएंगे. सो द रिवर विल फ्लो विद वेरी मच टर्बुलेंस, बाउंस करता हुआ वो फ्लो करता आएगा. कभी वो जंप इन करेगा इनटू द hollows which have been carved out because of the softer rocks, और जहाँ पे ये हार्ड रॉक्स नज़र आ रही हैं, ये प्रोजेक्टेड हार्ड रॉक्स जो है वो उसके सामने हिंड्रेंस बन रही है. लेकिन यहीं पे आपको नज़र आ रहा है कि रिवर जो है दैट इज प्लंजिंग इनटू सम डिप्रेशन. सो जहाँ पे भी ये इरेगुलरिटीज फॉर्म हो जाती हैं रिवर बेड के अंदर, उस फीचर को रैपिड्स का नाम दिया जाता है.
बाकी रैपिड्स के बाद नेक्स्ट फीचर आता है जी, इसको वाटरफॉल कहते हैं। ये प्री एग्जिस्टिंग भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि कोई एक प्लेटो हो और उस प्लेटो के एज से रिवर फॉल कर रहा हो। जैसे आप नियाग्रा फॉल को देखते हैं तो वो कैनेडियन प्लेटो की साइड से रिवर जो है वो फिर एक फ्लैटर लो लैंड के अंदर आके प्लंज कर रहा है। सो उस सूरत में जो रिवर वाटर है दैट विल सिंपली फॉल फ्रॉम एन एलिवेटेड पोर्शन, और इसको हम वाटरफॉल का नाम देंगे। लेकिन कई जगहों पे रिवर जो है वो खुद वाटरफॉल्स फॉर्म करते हैं, और उससे फॉर्म होने वाली जो वाटरफॉल्स होती हैं इनको हम नाम देते हैं सेम नाम, लेकिन ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वाटरफॉल की फॉर्मेशन में हम ये देख रहे हैं कि ये हार्ड रॉक का बैंड है और रिवर जो है वो इसके थ्रू गुजर के इसके ऊपर से फ्लो करके आ रहा था। और इस पोर्शन में, इससे आगे का जितना भी पोर्शन है वहाँ पे softer rocks थी, and those softer rocks were eroded away. They were having more rate of erosion as compared to the hard band. So ultimately these rocks were eroded, and after the erosion a step like feature was formed, जिससे ये रिवर जो है वो फॉल कर रहा है। इसका जो फॉल का बेस होगा, यहाँ पे एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है जिसको नाम दिया जाता है प्लंज पूल। ठीक है जी, तो ये प्लंज पूल है जहाँ पे ये रिवर प्लंज कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स आएंगे रिवर के साथ, वो इसके अंदर स्वेल करेंगे, स्वेलिंग मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से ये प्लंज पूल डीप भी होता जाता है और वाइड भी होता जाता है। ठीक है, और यहाँ से आगे का जो पोर्शन है ये वैली के डीपर पोर्शन को रेफर करता है, जिसको हम गॉर्ज कह सकते हैं। कि वाटरफॉल से आगे जो वैली एक्सटेंड करती है वो आमतौर पे गॉर्ज टाइप ही होती है, डीप वैली होती है। सो वाटरफॉल अल्टीमेटली उसमें बीच में जो इरोजन का प्रोसेस है वो यहाँ पे अंडर कटिंग करेगा। अंडर कटिंग की वजह से अल्टीमेटली ये जो रॉक स्ट्रक्चर है ये वीकन होता है, कोलैप्स करता है, और वाटरफॉल अपनी पोजीशन चेंज करती जाती है। मीन्स कि अभी वाटरफॉल यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो कुछ अरसे के बाद ये वाला पोर्शन जब कोलैप्स कर जाएगा तो वाटरफॉल जो है वो इधर रिसीड कर जाएगी और पानी यहाँ से फॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो recession of waterfall actually elongates this plunge pool, and it also increases the length of the gorge। कि gorge जो है वो बहुत ज़्यादा आगे को extend होती जाती है। वाटरफॉल के बाद नेक्स्ट फीचर है, इसको पॉटहोल कहते हैं। ये एक ड्राई रिवर बेड है, माउंटेनस एरिया का रॉकी स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको कहीं कहीं पे जो है वो हॉलोज नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं पे जो है आपको डिप्रेशंस नज़र आ रहे हैं जो कि अभी भी दे आर फिल्ड विद वाटर, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। सो वैसे ओवरऑल रॉक के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह के हॉलोज फॉर्म हो चुके हुए। इनको पॉट होल्स का नाम दिया जाता है। और पॉट होल्स की जो फॉर्मेशन है और जो बनने का प्रोसीजर है उस हवाले से अगर हम देखें तो पॉट होल्स बेसिकली कहीं पे भी अगर रिवर बेड में कोई अनइवन सरफेस आ जाती है, कहीं पे कोई बैंड आ जाता है रिवर बेड के अंदर, तो उसमें जहाँ पे भी उस बैंड में कोई एक पेबल या एक छोटा सा स्टोन जो है वो आके इधर ट्रैप हो जाए बिकॉज ऑफ इट्स वेट, और पानी जो है वो इसको कंटिन्यूसली स्वेल करवाता रहे, यानी कि उसको सर्कुलेट करवाता रहे, उसकी बिल्डिंग करवाता रहे, तो उस सूरत में ये जो पत्थर हैं ये ग्राइंडर्स का काम करते हैं। दे कंटिन्यूसली ग्राइंड द रॉक सरफेस, और उसके साथ साथ फिर एक डिप्रेशन जो है वो रॉक के अंदर फॉर्म होना शुरू हो जाता है या हॉलो स्पेसेस बनना शुरू हो जाती हैं। इनको प्लंज पूल्स का नाम देते हैं। इसमें भी आपने देखा कि रिवर बेड ही जो था वो डैमेज हो रहा था, सिर्फ उसी की इरोजन हो रही थी। जी, अब यहाँ पे आती है बात इंटरलॉकिंग स्पर्स की। ये अपर रीजन के फीचर्स ज़रूर हैं, लेकिन रिवर इनको फॉर्म नहीं करता। स्पर बेसिकली किसको कहा जाता है कि जो अगर माउंटेन के मुख्तलिफ पार्ट्स की हम बात करें तो उसमें आपको जो मुख्तलिफ पार्ट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, उसमें एक तो ये फ्लैट एरिया, उसके बाद माउंटेन स्लोप, फिर अगर कहीं फ्लैट एरिया आया और उसके बाद माउंटेन की टॉप मोस्ट पॉइंट एंड सो ऑन। सो इसमें जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको क्रेस्ट का नाम दिया जाता है। ये जो शोल्डर लाइक स्ट्रक्चर है इसको समिट का नाम दिया जाता है। ये जो बेस है
इसको फुट हिल का नाम दिया जाता है। लेकिन ये जो स्लोप है जो कि बेस के साथ राइज कर रही है और कॉर्नर बना रही है, दिस कॉर्नर ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड एज स्पार। सो इंटरलॉकिंग स्पार्स का मतलब आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पार्स प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द माउंटेन स्लोप। एक स्पार आपको ये नज़र आ रही है, एक स्पार आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर एक ये बाहर को निकला हुआ कॉर्नर और भी है। और जो रिवर है वो इन कॉर्नर्स के दरमियान से बेंड करता हुआ, टर्न करता हुआ जो है वो फ्लो करता आ रहा है। वो यहाँ से आया और फिर उसने इस रूट को फॉलो किया और फिर वो यहाँ से फ्लो करके गुजर रहा है। सो इनको हम इंटरलॉकिंग स्पर्स का कहते हैं कि ये बिल्कुल उस तरह से इंटरलॉक करनी है जैसे हम उंगलियाँ इंटरलॉक कर लेते हैं, या जिस तरह से जिपर के नॉब्स जो है, जिप के नॉब्स जो है वो इंटरलॉक होते हैं, उस तरह की इंटरलॉकिंग को हम माउंटेनस एरिया में इंटरलॉकिंग स्पर्स का नाम देते हैं। और रिवर जो है वो यहाँ से वाइंडिंग कोर्स करता हुआ, यानी वाइंडिंग करता हुआ, बेंड लेता हुआ, जिग जैग करता हुआ यहाँ से एडवांस करता है। ओके, यहाँ से यही उसका आप डायग्राम दोबारा देख सकते हैं कि इसमें जो है वो रिवर वाटर जो है वो इस तरह से फ्लो करके आ रहा होगा along these corners of the mountains। सो ये रिवर के बनाए हुए फीचर्स नहीं हैं, लेकिन अपर कोर्स में चूंकि ये एग्जिस्ट करते हैं तो इसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। इंटरलॉकिंग स्पर्स के बाद अलूवियल फैन की टर्म आती है। ये ज़्यादातर उन रिवर्स के साथ एसोसिएटेड है जो मैदानों में आके कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनमें इतना पानी नहीं होता उनके चैनल के अंदर कि जब तक वो कन्फाइंड नैरो वैली के अंदर होते हैं तब तो पानी फ्लो आगे कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो मैदानी इलाके में आते हैं तो वो पानी जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, ज़्यादा स्कैटर हो जाता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड दैट डज नॉट कंटिन्यू एज अ रिवर। सो उसका इफेक्ट ये होता है कि बहुत से सेडिमेंट्स जो हैं वो यहाँ से स्कैटर हो जाते हैं इन अ फैन शेप। सो ये जो फैन शेप है उसको अगर हम देखते हैं तो ये आपको सेडिमेंट्स के डिपॉजिट्स नज़र आ रहे हैं विच हैव बीन स्कैटर्ड बिकॉज ऑफ द वाटर विच वाज कमिंग आउट ऑफ दिस नैरो वैली, और इसने एक फैन शेप जो है वो अटेन कर ली है। इसको हम अलूवियल फैन का नाम देते हैं। दैट द अलूवियम which is the river load, the sediments carried by the river are actually being deposited here। So ये उन rivers के साथ associated term है जो कि inland drainage को रेफर करते हैं, यानी ये समंदरों तक नहीं पहुंच पाते, ये मैदानी इलाकों में ही आके टर्मिनेट हो जाते हैं। सो अलूवियल फैन जो है ये इनलैंड ड्रेनेज के रिवर्स के लिए अपर कोर्स के फौरी बाद जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे उसका एंडिंग पॉइंट डिटरमिन हो जाता है। सो दिस इज द केस। आप यहाँ पे कैनियन की टर्म भी देख रहे हैं, दैट मीन्स इट वुड बी एन एरिड रीजन जहाँ पे रिवर के पानी की अमाउंट कम है। सो वो एक नैरो वैली से जो है वो बाहर आया, मैदान पे आने के बाद उसने अपने सारे सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट किया और पानी स्कैटर होके इवेपोरेट हो गया। सो इट डिड नॉट कंटिन्यू एज अ रिवर इन द प्लेन एरिया, इट सिंपली टर्मिनेटेड हियर। ठीक है, इसको इस फीचर को अलूवियल फैन का नाम दिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम मिडल कोर्स की तरफ। मिडल कोर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इनिशियल इंट्रोडक्शन में कि यहाँ पे इरोजन और डेपोजिशन दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली अकर करते हैं। सो इस हवाले से यहाँ पे जो बनने वाले फीचर्स हैं उसमें आपको एक साइड पे कहीं पे इरोजन होती हुई नजर आती है, तो दूसरी साइड पे कहीं पे डेपोजिशन का प्रोसेस भी होता है। अब इस फीचर को, ये जो बैंड्स हैं, एक बैंड्स हमने देखे जिनको हमने इंटरलॉकिंग स्पर्स कहा था, वो तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक स्ट्रक्चर और माउंटेन्स के जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स थे उनको फॉलो करते हुए रिवर बाइंडिंग का था। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो किस इस तरह से है कि जब रिवर के कोर्स में माइनर सा भी बैंड अगर आ जाता है तो वो बैंड जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उस बैंड के प्रोमिनेंट होने की वजह क्या है कि जब भी रिवर जो है वो एक माइनर सा बैंड भी लेगा तो उस बैंड के मुख्तलिफ पोर्शंस के ऊपर इरोजन और डेपोजिशन जो है वो वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल, ये जो आउटर बैंड है यहाँ पे इस किनारे के ऊपर इरोजन ज़्यादा हो रही होगी, या अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम फोटोग्राफ में देखें
तो इस किनारे के ऊपर इरोजन ज़्यादा हो रही होगी, बिकॉज द रिवर वाटर विच इज़ फ्लोइंग इन, वो अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस किनारे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा और यहाँ पे कटाव का अमल होगा। जबकि इसके ऑपोजिट ये जो येलो कलर से मैं एरो लगा रहा हूँ, इस किनारे को अगर देखा जाए तो इधर आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जो प्रेशर है पानी का वो रिलेटिवली कम होगा और यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो रही होगी, यहाँ पे सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हो रहे होंगे, जिससे ज़मीन का ये हिस्सा आगे को बढ़ेगा और इस जगह पे कटाव के अमल की वजह से ये ज़मीन इधर से कटती जाएगी और रिवर जो है वो आगे को इस इलाके से बढ़ेगा। सो इसमें जो बेंड्स हैं वो प्रोमिनेंट होते जाते हैं, वो लूप्स बनाते जाते हैं। सो इनको एक एशिया माइनर का रिवर है जिसका नाम मियांड्रेस है। सो मियांड्रेस रिवर के नाम पे ही इस फीचर को मियांडर का नाम दिया जाता है। सो उसके स्पेलिंग में सिर्फ ईजी एक्स्ट्रा है मियांडर के नाम से। सो दैट रेफर्स टू मियांडर द फीचर। लेकिन इसी की अगर हम फर्दर डिटेल देखें कि यहाँ पे आपको ये जो किनारे नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादा कटे हुए किनारे हैं, यहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा है, पानी इधर ज़्यादा तेज़ी से इरोजन कर रहा होगा। और जहाँ पे ये आपको येलोइश कलर की सैंड्स नज़र आ रही हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे डेपोजिशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, रिवर करंट जो है वो यहाँ पे वीक होगी। इस किनारे के ऊपर रिवर करंट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सो इसी का अगर हम एक्स वाई क्रॉस सेक्शन ले लें तो उसमें आपको यहाँ पे सेडिमेंट्स की डेपोजिशन मिलेगी और दूसरी साइड जहाँ पे आउटर बैंड ऑफ द रिवर था वहाँ पे इरोजन होती हुई नजर आती है और किनारे में क्रैक्स पड़ रहे होते हैं और मिट्टी जो है वो टूट टूट कर गिर रही होती है। यहाँ पे आपको ज़्यादा डीप रिवर मिलेगा और इस साइड से किनारा जो है उसमें जेंटल स्लोप होगी। ये जो सेडिमेंट्स हैं, रेत मिट्टी वगैरह है, इनको पॉइंट बार का नाम दिया जाता है। सो यहाँ पे हम ये जो टर्म्स देखते हैं उसमें जो हमारे पंजाब के एरियाज़ में मुख्तलिफ बार्स हैं वो रिवर्स के पुराने डिपॉजिट्स को ही रेफर करती है। जैसे आप कहें कि गोंदल बार है, सांदल बार है, किराना बार है, गंजी बार है, नीली बार है। तो ये हमारे दुआबों के इलाकों में जो रिवर्स के पुराने डिपॉजिट्स हैं और अपलैंड्स पे कन्वर्ट हो चुके हुए हैं उनको बार अपलैंड्स का नाम दिया जाता है पंजाब के इलाके में। और ये बार्स जो किनारे पे फॉर्म हुई हैं रिवर के, इस किनारे पे फॉर्म होने वाली बार्स को पॉइंट बार का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मियांडर में नेक्स्ट जो आते हैं वो है ऑक्सबो लेक और हम इसको यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑक्सबो लेक को कट ऑफ भी कहा जाता है जैसे यहाँ पे मेंशन है और इसको हम मॉट लेक का नाम भी देते हैं, फ्रेंच वर्ड से। मॉट का मतलब है डेड, सो इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज मॉट लेक। सो अगर हम रिवर के फ्लो को यहाँ पे इस तरह से ऑब्जर्व करें कि एक ये किनारा है जो कि इरोजन का शिकार है और इधर ये आउटर बैंड तो इरोजन हो ही रही है, लेकिन इस साइड पे ये वाला किनारा जो है उसके काफ़ी क्लोज आ चुका है और इधर भी इरोजन हो रही है। तो अल्टीमेटली ये होगा कि जो रिवर है वो इन किनारों को काटता हुआ इस जगह से डायरेक्टली इस पोर्शन में अप्रोच करना शुरू कर देगा एंड विदाउट गोइंग टू दिस लूप। सो अकॉर्डिंगली ये जो प्रोमिनेंट बैंड था इसका ये लूप कट जाता है और इस जगह पे जो है वो रिवर जो है वो अपना एक सेपरेट चैनल बना के कनेक्ट हो जाता है। सो ये जो कटा हुआ पोर्शन है जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है, इनको ऑक्सबो लेक्स का नाम दिया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इरोजन का प्रोसेस भी हो रहा है और डेपोजिशन का प्रोसेस भी हो रहा है, तब ये फीचर्स बन रहे हैं। सरफराज बाजवा में ये फीचर जो है वो लोअर कोर्ट्स में मेंशन किए गए हैं, लेकिन कंसेप्चुअली अगर हम फॉलो करें तो जहाँ पे भी इरोजन और डेपोजिशन साइमल्टेनियसली अकर कर रही है वो सारे के सारे फीचर्स मिडल कोर्स में कंसिडर किए जाते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है जी उसका नाम है फ्लड प्लेन एंड नेचुरल लेवे। और ये लेवे का वर्ड जो है ये अगेन फ्रेंच वर्ड है, इट इज इन थर्ड फॉर्म ऑफ इट। ये थर्ड फॉर्म है एक फ्रेंच वर्ड जिसको इसी तरह से ही प्रोनाउंस किया जाता है, बट दैट इज इन
इट्स इन्फिनेटिव फॉर्म, हम इंग्लिश में तो उसको लीवर पढ़ लेते हैं, लेकिन इट इज प्रोनाउंस एज लेवे इन फ्रेंच, विच मीन्स टू रेज। ठीक है, सो इट एक्चुअली मीन्स टू रेज। सो लेवे जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म है, विच मीन्स रेज्ड। सो बेसिकली ये क्या है, ये जो किनारे हैं जो आपको थोड़े से उठे हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े से ऊंची पट्टियां नज़र आ रही हैं येलो कलर की, इनको नेचुरल लेवेज कहा जाता है। और इसके सराउंडिंग जो प्लेन एरिया है जहाँ पे फ्लड के दिनों में पानी आएगा, इनको हम फ्लड प्लेन का नाम देते हैं इस एरिया को, कि जब भी फ्लडिंग होगी तो फ्लड वाटर ओवरफ्लो करके इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा। यहाँ पे वो अपने सेडिमेंट सेटल डाउन करवाना शुरू कर देगा। इनिशियली वो कीचड़ की तरह से तहें बहेंगी, बैठेंगी, और उसके बाद जो है रिवर जब वो फ्लड रिसीड करता है बैक टू द रिवर, तो फ्लड प्लेन के ऊपर एक बिल्कुल नई लेयर जो सॉइल की है वो आपको डिपॉजिटेड नजर आती है। क्लेज और मिनरल्स जो है वो नए आते हैं। नेचुरल लेवे की जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली एसोसिएट की जाती है फ्लड के साथ ही, कि यहाँ पे आप बिफोर फ्लड कंडीशन देख रहे हैं और इसमें रिवर जो है वो कन्फाइंड है विद इन इट्स चैनल, लेकिन जैसे ही फ्लड आएगा तो रिवर का पानी जो है वो फोर्स के साथ बाहर को निकलता है, और जब वो बाहर को निकलता है वो सेडिमेंट्स को भी बाहर की तरफ थ्रस्ट करके आगे स्प्रेड करवा देता है ड्यूरिंग द फ्लड कंडीशन। तो यही सेडिमेंट्स जो है जब रिवर अपने एक्सट्रीम पे या फ्लक्स कंडीशन पे होगा, ये सेडिमेंट सराउंडिंग के ऊपर स्कैटर्ड पड़े रहेंगे। फ्लड वाटर जो वहाँ पे एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी स्टैगनेंट होगा, जबकि स्ट्रॉन्गेस्ट करंट जो होगी वो रिवर के अंदर से फ्लो करके गुजर रही होगी। लेकिन जिस वक्त रिवर का वाटर जो है वो रिसीड करना शुरू होता है बैक टू द रिवर आफ्टर द फ्लडिंग, तो उसमें से कुछ सेडिमेंट जो है दीज आर ड्रैग्ड बैक टू द रिवर साइड, बट दे आर कैन नॉट एक्चुअली क्रॉस दिस बेंड, दे सेटल हियर, और बाकी जो पानी है दैट एंटर्स इनटू द रिवर। तो फ्लडिंग के दौरान एक बहुत प्रेशर से पानी बाहर आता है, तो वो सेडिमेंट्स को बाहर थ्रो करता है बड़ा इजीली, लेकिन रिसीड करते हुए सेडिमेंट्स जो है वो ग्रेजुअली रिवर की तरफ आ रहे होते हैं और वो रिवर के किनारों पे ही रुक जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं नेचुरल लेवेज। सो ये जो नेचुरल लेवेज है बेसिकली ये आफ्टर द फ्लडिंग फॉर्म होते हैं, और ड्यूरिंग द फ्लड जो है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यूजुअली यही होता है कि इन्हीं के ऊपर रेत मट्टी और बोल्डर्स डाल के इनको पक्का करके एम्बैंकमेंट कर दी जाती है, लेकिन जब फ्लड्स नेचुरल लेवल के ऊपर यानी नेचुरली अकरिंग इस तरह के माउंट को जो है डिस्ट्रॉय करता है, वो इरोजन का प्रोसेस है। और जब फ्लड रिसीड करेगा तो रिसेशन ऑफ फ्लड के बाद ये दोबारा से फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इनको नेचुरल लेवेज कहा जाता है। दे को एग्जिस्ट, फ्लड प्लेन इसके सराउंडिंग एरिया पे होता है और नेचुरल लेवेज जो हैं वो बिल्कुल एजेस ऑफ द रिवर के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है जी ब्रेडेड स्ट्रीम एंड मिड स्ट्रीम बार्स। ये मिडल कोर्स का लोअर कोर्स का फीचर है, और इसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि रिवर इज इन द सेम चैनल बट इट इज डिवाइडेड इनटू सब चैनल्स विद इन इटसेल्फ। ये आपको एक किनारा नजर आ रहा है, ये किनारा नजर आ रहा है, लेकिन सेडिमेंटेशन इतनी हो चुकी हुई है कि आपको कई मिट्टी के जजीरे दरिया के अंदर ही नजर आना शुरू हो गए। सो ऐसी सेडिमेंटेशंस जो दरिया के अंदर ही हो रही हो और जजीरे बना रही हो, इनको मिड स्ट्रीम बार्स कहा जाता है। लेकिन जो स्ट्रीम है उसको हम नाम देते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम, कि जिस तरह एंटवाइंड रोप होता है या जो बालों को एंटवाइन करके चुटियाँ बनाई जाती है, उस तरह से ये पैटर्न है कि पानी जो है वो कहीं पे ज्वाइन कर रहा है, फ्लोज आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, और कहीं पे आइलैंड्स जो है या बार्स जो है वो इनको सेपरेट करवा रही है। सो इस पैटर्न को हम कहते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम। और जो स्ट्रीम के अंदर फीचर्स बने हैं सेडिमेंटेशन से, इनको मिड स्ट्रीम बार्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट बार्स हैं किनारे के ऊपर। ये रिवर चैनल जो है वो ब्रेड्स में डिवाइड हो चुका हुआ है, और ये आपको जो है वो आइलैंडिक से फीचर्स नजर आ रहे हैं। लास्ट फीचर इज कॉल्ड डेल्टा। और डेल्टा ये होता है कि जितने भी सेडिमेंट्स रिवर जो है वो समुद्र में ला के फेंकता है, तो वो वहाँ पे रिवर की क्लॉगिंग होना शुरू हो जाती है। रिवर का चैनल जो है वो मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड हो जाता है, और ये जो चैनल्स हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज का नाम देते हैं। एक तो हमने देखा था कि ट्रिब्यूटरीज थी जहाँ पे रिवर्स कन्वर्ज कर रहे थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज वो होंगी जहाँ पे रिवर्स डाइवर्ज करेंगे।
So if the river is dividing itself into the branches in a triangular manner, तो वो triangular shape जो है वो डेल्टा के अल्फ़ाबेट को रेफर करती है जो ग्रीक वर्ड है, और यहाँ पे जो छोटे छोटे नदी नाले इससे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, इनको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज का. अगर कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट